इस समय हम हाथरस ज़िले के मुरसान में हैं और अब हम जो आपको दिखा रहे हैं आप फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं और ये हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ। तो हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरसान से। ये हाथरस ज़िले में आता है और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनका नाम है जयपाल सिंह। ये जयपाल सिंह हैं वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं और कई फिल्में बना चुके हैं। इसके अलावा ये उन्हीं का स्टूडियो है मुरसान में। अब हम आपसे रूबरू कराते हैं जयपाल सिंह को, जिनको सबरस मुरसानी के नाम से वो फेमस है। सबरस मुरसानी जो कई टीवी कलाकारों के साथ और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और खुद ही उन्हीं से जानेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से टीवी शोज में वो काम कर चुके हैं, कौन कौन से हास्य कलाकारों के साथ वो काम कर चुके हैं। तो आइए देखिए, हम आपकी मुलाकात कराते हैं सबरस मुरसानी से। और ये पूरा स्टूडियो है यहाँ पर। ये मिक्सिंग का ये एक छोटा सा हम हिस्सा दिखा रहे हैं स्टूडियो का, जो मिक्सिंग चैम्बर है और यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और मिक्सिंग होती है। कई फिल्मों की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हुई है और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, डायलॉग रिकॉर्डिंग, वो सारा काम यहाँ प्रोसेस होता है। तो आज हम आपको ये सीधे सीधे कुछ सवाल पूछेंगे। उससे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि कौन कौन से हास्य कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं। इस तरह से थोड़ा सा बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हास्य जगत का प्राणी यानी कवि सबरस मुरसानी। आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और जैसा कि वैसा पूछ रहे हैं मेरे बारे में, मेरा तो परिचय देखो, कलाकार का कोई परिचय नहीं होता है, परिचय काम का होता है। मैं भगवान ने मुझे भेजा है ज़मीन पर कि जाओ लोगों को हंसाओ। और क्योंकि लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन मेरी दृष्टि में हास्यमेव जयते। जहाँ हंसी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी हंसता है ज़िंदगी में, 2-4 बार खिलखिला के हंसता है, वो ज़िंदगी में स्वर्ग नहीं जा सकता। आपका नाम ये सबरस क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी हंसता खिलखिलाता है वो ज़िंदगी में कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि वो जिस जगह धरती पर जहाँ भी रहता है वहाँ पर स्वर्ग अपने आप बन जाता है। सबरस मैंने इसलिए मेरा नाम रखा था आकाशवाणी मथुरा पर। मैं बच्चों के कार्यक्रम में जाया करता था, चुटकुले सुनाने के लिए, कविता सुनाने के लिए। तो आज उस आकाशवाणी के उद्घोषक अनाउंसर श्री राधा बिहारी गोस्वामी आकाशवाणी मथुरा पर जब उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, मेरे चुटकुले सुने, तो मुझसे बोले तुम कवियों की तरह से अपना नाम रख लो। तो मैंने कहा गोस्वामी जी आप ही रख दो मेरा नाम। तो बोले तुम कौन से रस की कविता लिख सकते हो? तो मैंने कहा मैं कि सब रस की कविता लिख सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आज से तुम्हारा नाम सबरस हो गया। तो ऐसे करके आपका सबरस नाम पड़ा। हाँ, और मुरसानी इसलिए क्योंकि आप मुरसान मैं से मुरसान में रहता हूँ, तो लेकिन आपने अपने नाम के आगे अपने जगह को भी जोड़ दिया। हाँ जी, मैं सब रस की कविता लिखता हूँ, लेकिन इन सब रसों में हास्य रस विशेषज्ञ हूँ। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर तो सभी हैं, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ है, कोई पीलिया रोग विशेषज्ञ है, कोई रक्त का विशेषज्ञ है। तो आप हास्य रस के विशेषज्ञ हैं, तो हाँ, हास्य रस से कुछ चीजें हो जाएं जरा हमारे दर्शकों के लिए। एक्सक्लूसिव तौर पर आप हास्य रस की कुछ कविताएं कुछ आप कहें, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। देखिए मेरी दृष्टि में हास्य जो है, मैं 2 लाइन बोलता हूँ कि हास्य शर्ट है, पैंट है, कोट है या कमीज है। हास्य शर्ट है, पैंट है, कोट है या कमीज है। ना 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 भाई, ना शर्ट है, न पैंट है, न कोट है, न कमीज है। हास्य हृदय से हंसने की एक तमीज है। हास्य हृदय से हंसने की एक तमीज है। मतलब हृदय से हंसा जाता है, बनावटी हंसी नहीं होनी चाहिए, मैं उसको हास्य मानता हूँ।
आजकल आप देख रहे होंगे टीवी शो आ रहे हैं, और टीवी शो पर बड़े बड़े कलाकार और दो अर्थी हास्य देते हैं, फूहड़ हास्य देते हैं। मतलब हम इन्हें सामने बैठ के टीवी के छोटे बच्चे और माँ बाप भाई बहन एक साथ नहीं सुन सकते। अश्लील फूहड़ पता नहीं क्या क्या परोसते हैं। मैं हमेशा ऐसा हास्य देता हूँ लोगों को, किसी भी चैनल पे या मंच पर, कि छोटे बच्चे भाई बहन माता पिता एक साथ बैठे और खुल करके हंस सकें। मैं विशुद्ध हास्य का निर्माता हूँ। मेरे घर में हास्य की एक फैक्ट्री है। मेरे यहाँ स्वयं हास्य रस का उत्पादन होता है। मैंने कसम खाई है, जिंदगी में न तो अश्लील दो अर्थी फूहड़ हास्य सुनूंगा और न कभी जिंदगी में सुनाऊंगा। कुछ और थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों के लिए। आज इतना अच्छा अवसर हमारा मिला है कि आज आपसे अचानक हमारी मुलाकात हुई एक मित्र के माध्यम से, तो आप और कुछ हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं दर्शकों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तू हीरोइन बनेगी? तो पत्नी हँस के बोली मुस्कुरा के, आहा! मैं हीरोइन बन जाऊँगी, लेकिन ये बताओ तुम्हारी फ़िल्म में मुझे क्या काम करना पड़ेगा? मैंने कहा कुछ नहीं देवी, वो नदी है ना, टीका-टीक दोपहरी में उस नदी के पानी में तुझे 1 घंटे लगातार खड़े रहना है, कैमरामैन तेरी शूटिंग करता रहेगा, बस यही काम है। पत्नी बोली, ये तो मैं कर लूँगी, पर ये बताओ अब तुम्हारी फ़िल्म का नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरी फ़िल्म का नाम है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। अब तो यह सुनते ही पत्नी कुप्पा फूल के घर बैठ गई नाराज़ होके, मुझसे कई दिन तक नहीं बोली। फिर 6-7 दिन के बाद मेरे पास आई, हँस के बोली, देखो जी मैं एक फ़िल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? तो मैंने कहा हीरो? अरे मैं तो ज़रूर हीरो बनूँगा, लेकिन ये बता तेरी फ़िल्म में मुझे क्या काम करना पड़ेगा? पत्नी बोली कुछ नहीं, वो नदी है ना जो तुम बता रहे थे, उस नदी से घर तक आना है, घर से फिर नदी पे जाना है, नदी से फिर घर आना है, घर से फिर नदी पे जाना है, बस यही करना है। कैमरामैन तुम्हारी शूटिंग करता रहेगा। और मैंने कहा ये तो मैं कर लूँगा, पर ये बता तेरी फ़िल्म का नाम क्या है? बोली मेरी फ़िल्म का नाम है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब मुझसे वो ऐसे सवाल पूछती रहती है अक्सर करके। तो एक दिन मुझसे बोली कि देखो जी तुम फालतू बातें करते रहते हो, तुमने ज़िंदगी में कभी श्रृंगार के गीत नहीं लिखे, और अन्य कवि कवियत्री को देखो कितनी अच्छी श्रृंगार के गीत लिखती हैं, तुम फालतू बातें करते हो। मैंने कि देख, मैंने तेरे लिए एक गीत लिखा है श्रृंगार रस का। बोली श्रृंगार रस का मेरे लिए? मैंने कि घोर श्रृंगार रस का है। इतना घोर श्रृंगार तो आज तक कालिदास और बिहारी लाल और देश के जितने बड़े-बड़े कवि हुए पहले से ही, आज तक इतना श्रृंगार रस कालिदास तक नहीं लिख पाए। बोली क्यों नहीं लिख पाए? मैंने कहा अब वो है ही नहीं धरती पे, लिखेंगे कहाँ से? क्यों? मैं तो ये कहता हूँ सूर मरे तुलसी मरे मर गई मीरा दीवानी। सूर मरे तुलसी मरे मर गई मीरा दीवानी, और कवि कुल में एक ही बचे, वो सबरस मुरसानी। अब मैं ही लिखने वाला हूँ, अब है ही कौन है? तो बोली तुम सुनाओ मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा एक बात और बता दूँ, जो मेरी पत्नी है ना, उसका जो रंग है ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरे बाल हैं, एकदम शाह काला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे श्रृंगार की 4 लाइन सुनाता हूँ, तू श्रृंगार करके आ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ? ओ भाई साहब, जब मैंने देखा उसके शरीर पर, काले शरीर पर लाल ही लाल, लाल ही लाल, मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। अब तो फिर तनक के वो हो गई। मैंने कहा देख दूसरा श्रृंगार करके आ, तू अच्छी नहीं लग रही है। फिर गई श्रृंगार करने, फिर वो काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियाँ, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगा कर फिर बोली कि अब बताओ कैसी लग रही हूँ? मैंने फिर देखा गौर से, तो मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली बकवास मत करो, तुम 4 लाइन सुनाओ गीत की, कौन सा श्रृंगार का गीत लिखा है? मैंने कहा सुन, सुने कि महाकाली मैया सीतू, ये घोर श्रृंगार रस है। महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू, ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, सोन चिरैया तू, आई लव यू, आई लव यू। पत्नी बोली मैं भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा लब, और मुझसे ऐसे वैसे कह रहे हो। मैंने कहा देवी एक बात सुन, संसार में
पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। विश्वास करो भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काला धन है तो मेरा ही। अब 2 साल पहले वो नरेंद्र मोदी बोले कि भाइयों काले धन को बदल ले जाओ, तो मैं अपनी लुगाई को लेके नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गया। मैंने बदलो मोदी जी, बदलो मोदी जी, काले धन को बदलो मोदी जी। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा। अब 50% का नाम सुन के मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो मैं 25 साल की लेके जाऊंगा। तो ये जो है दरअसल क्या है, पत्नी जो अर्धांगिनी होती है, और अधिकांश कवि जो है पत्नी के, मैं पत्नी से जब कहता हूँ कि देख मैं तेरे नाम की कविता सुनाता हूँ और ऐसे सुनाता हूँ, पत्नी बोली तुम चाहे कितने भी बड़े कवि हो जाओ, चाहे कितने भी पैसे कमाओ जिंदगी में, आखिर खा मेरे नाम का ही रहे हो, मेरे नाम से कमा रहे हो, मेरे नाम का खा रहे हो, तुम क्या खाक करते हो। तो फिर मैं उसकी बात स्वीकार करता हूँ कि महिलाओं से और पत्नियों से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है। हमें महिलाओं का सम्मान करता है, लेकिन मनोरंजन के लिए मैं पत्नी से कभी नोक-झोंक कर लेता हूँ। बहुत अच्छा आपने ये बताया। अब थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि आप कौन कौन से कलाकारों के साथ अपने कार्यक्रम हो चुके हैं आपके आपके मैं देखता हूँ यूट्यूब पे तो तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। तो जैसे कपिल शर्मा शो, शायद मुझे बताया गया है कि कपिल शर्मा शो में भी आपने उनके साथ काम किया, पहले कोई और नाम से आता था शायद। हाँ हाँ, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। ये दरअसल में आप इसकी एडिट करेंगे ना? जितना है लाइव है, तो ये तो लाइव है। हाँ, जो भी आपने, अच्छा आप लाइव बोल रहे हैं? हाँ ये फेसबुक पर लाइव है और हाँ, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। नहीं मैं तो ये सोच रहा था, ये तो मेरी बात किसी को बुरा लगे ना, तो उस हिस्से को काट के सिर्फ मनोरंजन की बातें करें, चलो लेकिन मनोरंजन से आप इस हिस्से को कर देते हैं, हाँ, ये आगे की इस बात को ना है। आप मनोरंजन में ही कुछ और थोड़ा सा और जोड़ दिए, कोई और वीर रस आपने नहीं ऐसा है, जोड़ा। आप पूछ रहे हैं मेरे बारे में। जी मैंने खुद की 2 फिल्में बनाई हैं। मेरी एक फिल्म है जिद्दी जाट। जी इसमें मैंने जाटों को विशुद्ध मनोरंजन और जाट देशभक्त हैं, देश के लिए मर मिटते हैं जाट, वो दिखाया मैंने कि जाट है क्या चीज़। क्या हर वक्त ठाट की होती है, हर शाम ठाट की होती है, हर रात ठाट की होती है, हर दिन ठाट का होता है, हर रात शाम ठाट की होती है, हर रात ठाट की होती है, हर दिन ठाट का होता है, और जो साक्षात काल से बढ़ जाए वो लहू जाट का होता है। तो मैंने ये दिखाया जाट है क्या चीज़। इस देश के लिए जाट मरे मिटे, कुर्बानियाँ दे दी, आज़ादी लाए। मैं उस जाति में से पैदा हुआ हूँ, उन जाटों में से, तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसी देशभक्ति जाति में पैदा हुआ हूँ। आप और तो यहाँ ये जो आपका गोत्र है ठेनुआ गोत्र, हाँ मैंने सुना है कि आप ठेनुआ गोत्र से हैं और उसी गोत्र के राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। हाँ तो हाँ आप उसी वंश से आते हैं, थोड़ा सा कुछ और बताएं। हाँ, मैं पहले बता दूँ, आपने मेरा जो है सबसे पहले मैंने जो किया उस पर कार्यक्रम कपिल शर्मा के साथ, और ये राजू श्रीवास्तव के साथ, वो क्या नाम है इनका, सुरेश अलवेला और ख्याली, ये फिल्मों के सारे कलाकार जितने भी हैं। मैंने कॉमेडी सर्कस में, जब कॉमेडी सर्कस हुआ था, सबसे पहला एपिसोड, सबसे पहला कवि मैं था सिद्धू के सामने। ये कपिल शर्मा और राजू श्रीवास्तव मेरे से बहुत बाद में आए। अच्छा, आप कह रहे कपिल शर्मा से और राजू श्रीवास्तव से पहले आप थे उसमें? हाँ मैं था। अच्छा। और ये लोग मेरे बाद में आए मंच पर। कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव, मैंने जयपुर, अजमेर और झालावाड़ और अपने मुंबई, मैंने कई मंच साझे इनके साथ किए हैं। और मैं जो है बाबा क्या बात है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसके हीरो हैं शैलेश लोढ़ा, मेरे 4 एपिसोड उसमें हैं। और मेरी 2 फिल्में बताई चुका हूँ, जिद्दी जाट और टॉप की बीमारी में मैंने खुद बनाई, मैंने खुद काम किया, बड़े पर्दे की फिल्म सिनेमाघर में चली। और मैं जो हूँ जिद्दी जिद्दी जाट का थोड़ा सा कुछ अनुभव बताइए। देखो जिद्दी जाट जो होता है कि जो जिद ठान लेना ये काम करना है तो वो करेगा, मानेगा नहीं। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे सामने बाधाएं आएंगी या क्या होगा, जो करना है, जो ठान लिया वो जिद्दी होता है। तो मैंने उस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है एक जिद्दी जाट की। उसने मन में ठाना
कि देश में आतंकवाद मिटा दूंगा, देश में किसी देश के विरोध में गतिविधि नहीं होने दूंगा। तो उस फिल्म में जो आतंकवादी होते हैं, मैंने कई आतंकवादियों को सफाया किया उसमें, और देशभक्ति में अमन चैन की सांस लेने को कहा। आप उसमें हीरो का रोल भी आपने खुद ही हाँ, किया? मैंने खुद किया है। मैं अच्छा। खुद भी उसमें जिद्दी जाट में स्वयं बना अच्छा, हूँ। आप जिद्दी जाट बने? हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी मैं यहाँ आया हूँ, वो आया था इसलिए क्योंकि ये जाटों के जो शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनके सम्मान में उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में राज्य यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री ने करना है। तो ये आपको कैसा महसूस होता है कि आप ठेनुआ हैं और आप उसी वंश के हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ये उनको एक सम्मान मिल रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं देखो इस बारे में ये कह सकता हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बचपन में खोई, मेरी नहीं सबकी, जो बचपन में खोई मेरी उम्र के लोग हैं, बचपन में एक अनमोल विषय या वस्तु या बहुत कीमती जो खो गया था, वो आज हमें अचानक मिल गया हो। मुझे नहीं, सारे समाज को, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। राजा महेंद्र प्रताप वो महान हस्ती थे जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपना राजपाट त्याग दिया और देश की आज़ादी के लिए 31 साल तक विदेशों में घूमते रहे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने मिलकर के एक सेना बनाई थी। और देश के सबसे, मेरे पास वो फोटो है राजा महेंद्र प्रताप की, कि राजा महेंद्र प्रताप वृंदावन के अंदर एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर राजा महेंद्र प्रताप जो हैं एक कुर्सी पर बैठे हैं वृंदावन में, और ज़मीन पर चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुगुणा, जगजीवन राम सब जमीन पर बैठे हैं। जब देश आज़ाद हो गया तो इन लोगों ने देश का सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जो है राजा महेंद्र प्रताप को बनाया था। उससे पहले कोई बनाया ही नहीं। उसके बाद में राजनीति ऐसी तोड़ फोड़ हुई और तो देश बढ़ गया। अच्छा, उन राजा महेंद्र प्रताप सिंह को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाए जाने हाँ, की तैयारी थी। इन लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप को नाम प्रस्तुत किया और उन्हें चुन लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप होंगे। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू इस टाइप के कुछ लोग थे जो कि जिन्ना की तरफ पहुंच गए, कुछ राजनीति में टूट गए और देश बंटवारा कर दिया। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप ने देश को आज़ाद कराया, देश को जोड़ा, लोगों को जोड़ा, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के लिए वो किया जो जिनका राजपाट था सब त्याग दिया देश के लिए। तो सासनी, हाथरस किला, वृंदावन, न जाने कितनी जगह, कितने इस समय कितने लाखों लोग राजा महेंद्र प्रताप की ज़मीन पर, उनके बने हुए मकानों में आज उनकी ज़मीन पर और जीवन यापन कर रहे हैं। यदि वो न होते तो लाखों लोग आवारा घुमा करते। क्या वो तस्वीर जो आपने कही, वो तस्वीर मिल सकती है हमें देखने के? मेरे पास रखी हुई है, फाइलों में, इस समय नहीं चलिए दिखा फिर सकता। आपसे कभी वो तस्वीर हाँ। भी आप हमारे साथ साझा करिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसी दुर्लभ तस्वीर तो बहुत दुर्लभ है, कहीं मिलने वाली नहीं है। इतिहास में तो खो गए थे, लेकिन इतने दिनों के ये इतिहास था, हम भी बड़े हुए तो हमने देखा कि कभी उनका नाम नहीं सुना, ना कहीं इतिहास में पढ़ाया गया। तो अभी आपको ये अच्छा लगा कि ये अब जितना उनके बारे में लोग जानेंगे, क्योंकि अब नाम आया है तो धीरे धीरे अब चर्चा भी खुशी, शुरू होगी और उनका हाँ। जो उनका पुराना, उनकी यादें हैं वो वापस से स्मृतियां जिंदा होंगी। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप ने देश में सबसे पहले आज़ाद होने के बाद शिक्षा का सबसे बड़ा काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, पीएमई, और ये बनाए वृंदावन में, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है वृंदावन में, और कई जगह वृंदावन में स्कूल भी हैं, और उनके बाग बगीचे और उद्यान बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ था, आज इस मुरसान में राजा महेंद्र प्रताप का कुछ भी कोई विशेष चीज़ नहीं है जिससे कि बाहर के लोग आएँ और वो कहें कि राजा महेंद्र प्रताप का शहर है। यहाँ पर एक भव्य ऐसी कोई इमारत और राजा महेंद्र प्रताप की मूर्ति, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से कुछ ऐसा होना चाहिए। सरकार ने इस समय जो किया है, सबसे खुशी तो इस बात की है, कितनी सरकारें आई गई और सरकार तो अपने सिर्फ लाभ के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए करती है। चाहे इसी बहाने से ही, चाहे भाजपा ने जाटों को रिझाने के लिए सब किया हो, लेकिन बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं कर पाई। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। और जिसका स्वयं प्रधानमंत्री और तुम्हारे मुख्यमंत्री जिसका अलीगढ़ में आकर के स्वयं उद्घाटन करें उस जगह का, हाँ, और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा हो, जिससे 250 कॉलेज अन्य जो है संबद्ध हुए हों। लगभग
लगभग 400 कॉलेज। हाँ, 400 कॉलेज इस राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे और ये प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा। और शायद 75 या 80 हेक्टेयर 92 हेक्टेयर का, 1 एकड़ का, 92 एकड़, 92 एकड़ जमीन में जो हमारे पास सूचना है हाँ, उसके हिसाब से 92 एकड़ और में बनना उसका है। जो नक्शा जो दिया है योगी जी ने फेल कर दिया कि राजा महेंद्र प्रताप जो विश्वविद्यालय बनेगा उसका ऐसा बनेगा 200 साल तक ये भी पता न चले कि ये कब बना है। यानी बिल्कुल भी घटिया किस्म का नहीं, 2 साल तक बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नया बना हुआ है और नया नक्शा बनवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को, मोदी जी को, क्योंकि इतिहास में ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि स्वयं प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से विश्वविद्यालय का मुहूर्त किया, उद्घाटन किया, नींव रखी योगी जी ने मिलकर के साथ में। तो ये एक इतिहास का सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय राजा महेंद्र प्रताप को मिली है, जो कि हम बहुत दिन से चाह रहे थे। और यदि ऐसा हो गया, विश्वविद्यालय बन गया, तो फिर जगह जगह हर शहर में अपने एरिया में निश्चित राजा महेंद्र प्रताप के नाम की सड़कें, उनकी मूर्तियां, उनकी धर्मशाला, उनकी सड़कें, उनके, मैं तो सोच रहा हूँ उनके नाम से स्टेशन का भी नाम राजा महेंद्र प्रताप नगर रख दिया जाए। तो आप प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कुछ अपील करना चाहेंगे इस विषय पे? हाँ, मैं करना चाहता हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से और यहाँ पर स्टेशन जो है राजा महेंद्र प्रताप नगर उसका नाम रखा जाए और मुर्सान का नाम ही महेंद्र प्रताप नगर कर दिया जाए तो और अच्छा है, जिससे कि सारा देश और उनके बारे में जान सके और देशभक्ति की शिक्षा ले सके कि हम भी देशभक्त बनेंगे और अपना नाम कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बात कर रहे थे जयपाल सिंह सबरस मुरसानी से।